चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था योजनाओं का, और योजनाएं बेटा सीधी सी बात कहूँ तो रटनी पड़ती हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो है नहीं। योजनाओं के क्या आएंगे एग्ज़ाम में? पहली चीज़ है नाम, फिर आएगा किस ईयर में स्टार्ट हुई, और फिर किसके लिए स्टार्ट हुई, और किसके द्वारा स्टार्ट हुई। किसके द्वारा का मतलब है नोडल, कौन सा मंत्रालय पैसे देगा। जैसे अगर कहेंगे किशोरी या सबला तो पैसे कौन देगा? महिला बाल विकास। अगर कहेंगे खिलाड़ियों की तो खेल मंत्रालय। अलग अलग दफ्तर होते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट। हमारे राज्य में ना हर साल एक बजट रिलीज होता है। बजट होता है आने वाले साल में हम कैसे पैसा लाएंगे और कैसे खर्च करेंगे। इस बजट में पैसे का बंटवारा लिखा होता है कि भैया हम लोग खेल पे इतना, पढ़ाई पे इतना, बिजली पे इतना, सिंचाई पे इतना, गांव के विकास पे इतना, सड़कों पे इतना पैसा खर्च करेंगे। फिर उन सबको ना पैसे बांट दिए जाते हैं। अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, इनको पैसे मिल जाते हैं, और इन सब के ऊपर कोई ना कोई कौन बैठा होता है? मंत्री। मंत्री के हाथ में होता है सारा पैसा अपने डिपार्टमेंट का। फिर ये वहाँ से फंड्स रिलीज़ करते हैं, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर वहाँ से गांव की पंचायत या जहाँ भी पैसा देना होता है। तो हर मंत्रालय चाहता है कि जो डिपार्टमेंट मेरे पास है उसका भला हो। अब वो भलाई किस तरीके से करना चाहता है ये उसके हाथ में है। सड़क मंत्रालय जिसके पास होगा, सड़कों का काम धाम, वो चाहेगा तो पैसे को लगा देगा, बढ़िया सड़कें बनवा देगा, या आधा लगाएगा आधा खा जाएगा। तो करना क्या होता है? थोड़ी सी सड़कों में मिलावट ही तो करनी होती है। 4-5 साल बाद सड़क बेशक उखड़े खराब हो, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन ही देखने वाला है। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए क्वेश्चन में पूछते हैं कि किसके द्वारा ये संचालित है। तो योजनाएं सारी एक आदमी नहीं चलाता, योजनाएं अलग अलग डिपार्टमेंट चलाते हैं। उसके फिर अफसर जो होते हैं वो अपने मंत्री के प्रति, एक होता है ना भाई हमारा काम है तो उस मंत्री के लिए है। जैसे मान लो शिक्षा की कोई योजना है तो उसको महिला बाल विकास थोड़ी देखेगा, शिक्षा मंत्री के पास जाएगा, उसी के पास फंड आएगा, वही फंड्स रिलीज करेगा, वही गांव के स्कूलों तक, शहर के स्कूलों तक या तहसीलों तक, ब्लॉक तक अपना पैसा कि भैया इस तहसील को इतने रुपए दो, ये अपने यहाँ आंगनवाड़ी बनाएंगे, या अपना प्लेग्राउंड पे पैसे लगाएंगे, या अपनी लेबोरेटरी डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि एक तो उसका नाम पूछ लेंगे, किस सन में आई, किसके द्वारा, किसके लिए चलाई गई, और किसके द्वारा इसका पैसा आया। 4 ही क्वेश्चन बनेंगे। कल हमने देखा था कि इनका भी डिवीजन था। जो कुछ चीज़ें थी वो बुजुर्ग लोगों के लिए थी, ओल्ड एज के लिए, है ना, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? पेंशन। फिर हमने देखा था हरियाणा में कुछ लोगों ने कहा भाई हमारी 2 बेटियां हैं, हमारे और बेटा नहीं है, तो हम क्या करें? फिर उनको कहा आपको 45 से 60 तक सरकार दे देगी, फिर 60 के बाद आप बुजुर्गों की में आ जाओगे। यानी ओल्ड एज में सबका काम हो सकता है। और अब तो पेंशन भी बहुत अच्छी, हमने कितनी पढ़ी थी? 4,500 कर दी, अभी अक्टूबर से कर दी ना ये, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन उस हिसाब से बेटा महंगाई भी बढ़ गई। 4,500 में पेट भरना आसान नहीं है। आप लहसुन, टमाटर, प्याज और छोटी छोटी चीज़ों के अगर रेट देखो तो ऐसा नहीं कि 4,500 में ऐश मिलेगी। अगर औलाद काबिल है, कामयाब है, औलाद बाप के माँ के सारे खर्चे उठा रही है तो 4,500 बहुत हैं। लेकिन अगर खुद ही 4,500 में ही जीवन काटना हो तो बहुत टफ है। फिर तो आप ये देखो 1 किलो दूध भी अगर ले लें महीने के तो मेरे ख्याल 2,500-3 हज़ार का तो वही पड़ जाएगा। फिर बाकी चीज़ें उसमें, फिर उस आदमी के दवाई के खर्चे भी हैं, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, उनके लिए ठीक है जिनकी बैग ठीक ठाक है, जिनकी औलाद ठीक है, जिन्हें खाने की चिंता नहीं है, बिजली के बिल की चिंता नहीं है, तो 4,500 बस अपने अपने ऊपर खर्च करने हो, वो भी भाई घूमने फिरने, कोई बेटी आ गई, कोई बहन आ गई उस तक तो ठीक है। लेकिन सारा खर्चा खुद से करना हो, फिर 4,500 कुछ भी नहीं है महंगाई में। दूसरी हमने देखा था महिलाओं के लिए, जैसे सखी सेंटर था, वन स्टॉप सखी सेंटर पढ़ा था ना हमने। हाँ, तो इस तरह से महिलाओं की कि उनको दिक्कत ना आए। तीसरी, महिलाओं में ही हम लोगों ने एक सबला या किशोरी शायद नहीं पढ़ा, पता नहीं पढ़ा था, किशोरी नहीं पढ़ा तो आज पढ़ेंगे। ये मेनली बेटा टीनेजर लड़कियों के लिए है जिन्हें ढंग का खाने को नहीं मिलता। आज भी घरों में, अब तो फिर भी बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा था। डिफ्रेंशिएट करते थे, लड़का है तो डाइट अलग है, लड़की है तो अलग है। तो ऐसे जो बहुत गरीब लड़कियां हैं उनकी डाइट पे काम करने के लिए भी हमारा मंत्रालय काम करता है। महिला बाल विकास कहता है खाद्य मंत्रालय को कि इतने रुपए हम दे देंगे, तुम 3 महीने में इतने किलो गेहूं या अनाज जिनके पास जितनी बेटियां उस हिसाब से बढ़ा के दे दो। तीसरा हमने देखा था इनके अलावा जो सबके लिए थी,
जैसे सबके लिए मैं क्या आई थी, वो मेडिकल फैसिलिटी वाली ना, जिसमें हमने देखा था प्रधानमंत्री ना लिया हो तो हमारे हरियाणा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी करके एक स्कीम चला रखी है। और फिर कुछ थी जो स्वास्थ्य से जुड़ी थी, शायद पढ़ी थी या नहीं पता नहीं, इंद्रधनुष पढ़ा था हमने, इसमें 7 बीमारियों के टीके। नहीं पढ़ा ये? अच्छा कोई नहीं, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे इस तरह की। तो ये प्लान ना बेटा सबके लिए आता है, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए। कल हम उसमें से एक सीरीज पढ़ चुके। पेज नंबर निकालो, देखो लास्ट आ गया बस हमारा अब इसमें ना 290। 200 सब में अलग अलग है, मेरे वाले में 228 पर भी था, पुरानी बुक में 231 कहाँ था? उनको बोलना पानी दे देंगे, बाहर है कोई? नीचे उनको फ़ोन कर दो कि पानी दे देंगे, और पानी उनको कहना पहले ही रख दिया करें। चलो बेटा, कहाँ पहुँचे थे कल? मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। नई किताब में ना एक आधा प्लान ज़्यादा है, तो पुरानी जिनके पास उनको नई नहीं खरीदनी, वो प्लान लिख लेना बस। जैसे कल एक पढ़ा था, ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये हमारी पुरानी बुक में नहीं था, है ना? चलो आगे देखो, कल हमने कितना लास्ट पढ़ा था? पढ़ना था इंद्रधनुष, ठीक है। कल शायद जिक्र किया था कितनी बीमारियां? 7 बड़ी बीमारी। बी पे मात्रा बड़ी आती है, हिंदी में कई बार ना लिखना आ जाता है बीमारी, बोलते हम बीमारी हैं, हमें लगता है ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है। बीमारी होता है, बीमारी। बीमारी बड़ी बात है ना भाई, ना ही हो किसी को तो बीमारी है ये। 7 बड़ी बीमारियों को कवर करता है, जिसमें एक टीका लगा के, मतलब एक एक करके टीके लगाते हैं 7 बीमारियों के। वैक्सीनेशन कल मैंने शायद बताया भी था। 7 बड़ी बीमारियों में डीपीटी भी आता है, और पोलियो भी आता है, मीजल्स खसरा भी आता है, हेपेटाइटिस भी आता है, जो ज़्यादा शरीर को ख़राब कर सकती हैं। अब जैसे खांसी ज़ुकाम है या बुखार है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन मीजल्स है, खसरा है, चेचक पुराने टाइम में होता, मर जाते थे लोग। तो उन भयानक बीमारियों से बचाने के लिए ये एक हमारा प्रोजेक्ट है हेल्थ मिशन के तहत। ये टिक कर लो, मिशन इंद्रधनुष। पहली लाइन में टिक करना 7 अप्रैल 2015। अब जैसे सन पूछ लेंगे, 7 अप्रैल होता है स्वास्थ्य दिवस, इसीलिए जैसे महिलाओं के प्रोजेक्ट कब लॉन्च किए? 8 मार्च, वो महिला दिवस है, ये स्वास्थ्य दिवस है, हेल्थ डे 7 अप्रैल 2015। यानी ये सारे प्रोजेक्ट जब ये सरकार, बीजेपी की सरकार पहली बार में आई थी ना, तब इसने आके लॉन्च किए। अब बीजेपी की सरकार पहली बार आई थी अक्टूबर 2000 तब तक फिर उस साल वाला महिला दिवस तो निकल चुका था, तो अगले साल महिला दिवस आया 8 मार्च को, अगले साल स्वास्थ्य दिवस आया 7 अप्रैल, अपने आप 2015 आ गया। तो इन्होंने आते ही ये दिखाया था कि देखो हम तो महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे भी, तो इसलिए लॉन्च किया। जैसे हर चीज़ के पीछे अगर लॉजिक याद कर लोगे तो डेट भी याद रह जाएगी। तो इनकी सरकार ने आते ही जब पहला स्वास्थ्य दिवस आया उस पर लॉन्च कर दिया था ये। टिक करो इसमें, 7 अप्रैल 2015। पानीपत से आरंभ, पानीपत से ही मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है 2 पीएम ने किए थे, 2 सीएम ने किए थे। सीएम वाले भी बेटियों के लिए थे और पीएम वाले भी बेटियों, पीछे चारों पढ़े थे हमने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, है ना, आपकी बेटी हमारी बेटी, ये सारे थे। हरियाणा कन्या कोष, जिसमें 100 करोड़ की बात नहीं हुई थी इकट्ठे करने की। चलो नेक्स्ट टिक करना इसमें, बच्चों को स्वस्थ और रोगमुक्त रखने के लिए की गई थी ये। 7 टीके अंडरलाइन कर लो, 7 टीके, 7 इसमें टीके लगे थे। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया गले का रोग, टेटनस, सबको पता है टेटनस में बॉडी बिल्कुल टाइट हो जाती है और दिमाग और नसें जो है वो काम नहीं करती पूरी बॉडी की, मर भी जाते हैं। पोलियो, तपेदिक, तपेदिक बेटा टीबी को बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को। खसरा, मीजल्स बोलते हैं इसे। हेपेटाइटिस बी लीवर संबंधी बीमारी है। क्षय रोग टीबी ही है, तपेदिक 2 बार लिख दिया बदल बदल के, क्षय रोग कह लो, टीबी कह लो, तपेदिक कह लो, एक ही है ये, ठीक है। और इससे संबंधित टीके। सबला योजना पे आ जाओ, बताओ सबला किसके लिए होगी? महिलाओं के लिए। और कौन सा डिपार्टमेंट पैसे देगा? महिला बाल विकास। ये इंद्रधनुष के पैसे कौन देगा? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य मंत्री पैसे लगाएगा इंद्रधनुष पर, सबला पर पैसे लगाएगा महिला बाल विकास।
कौन है हमारी महिला बाल विकास मंत्री? श्रुति चौधरी। ये किसकी पोती है? बंसीलाल, जो हरियाणा में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का जिनका एक रिकॉर्ड है। चलो सबला योजना टिक करो, ये भारत सरकार की है। तो भारत सरकार से पैसा आता है, हर राज्य को मिलता है। भारत सरकार, नेक्स्ट में टिक करना 2011 में। इसका मतलब ये तो कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस ने चला दी थी सबला योजना। बेटा पता है क्या है, सब लोग योजनाएं चलाते हैं, बस सरकारें आके उनका नाम बदल देती हैं। पीछे देखा था कैसा ही था, इंदिरा गांधी के नाम पर था, फिर उसका नाम प्रधानमंत्री कर दिया। ऐसी ही सबला योजना 2011 में। आगे पढ़ना, अगला पॉइंट कहाँ कहाँ शुरू की गई वो भी याद नहीं रहेगा तुम्हें, उतना आसान नहीं है, नेक्स्ट पढ़ लो। इसका उद्देश्य है किशोरियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना। तो अंडरलाइन कर लो, टीन एज जो लड़कियां हैं उनके लिए ये मेन चली थी, 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए। इसके अंतर्गत किशोरियों को पोषण, कि उन्हें अच्छी डाइट मिले, स्वास्थ्य, इनका उद्देश्य पूछ सकते हैं क्यों चलाई गई, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण, गृह संबंधी बिंदुओं पर प्रशिक्षण। तो ये लड़कियों के लिए थी। किस एज की लड़कियों के लिए? 11 से 18। इसका मतलब ये मान लो 6ठी क्लास से और 12वीं क्लास तक की लड़कियों के लिए, जिसमें लड़कियों की अच्छी डाइट पे काम किया, उनको कुछ ना कुछ स्किल्स सिखाई। इस पर थी सबला। जैसे अबला ना रहे ना, उसके लिए उसको सबला योजना चला दी। किसने चलाई? भारत सरकार, 2011 में। हमारी जनगणना याद है तुम्हें कब आई थी? 2011। इसमें लड़कियां हमारे यहाँ कम मिली थी ना, तो सरकार ने एक तरह से दिखाने के लिए कि देखो हम काम कर रहे हैं, सबला योजना चला दी। तो ये जनगणना के बाद वाले उसमें था। नेक्स्ट पे आ जाओ, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता। ये उनकी जिनके माँ बाप के पास सिर्फ बेटी बेटी हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटियों के बाद भी हम तुम्हारी गारंटी लेंगे। कितने साल के बाद? भाई 45 तक कमाओ अपने, और 45 से 60 तक हम दे देंगे, और 60 के बाद वृद्धावस्था तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तो ये टिक कर लो, लाडली सामाजिक सुरक्षा। ऐसे माता पिता जिनकी संतानें केवल लड़कियां हैं, ये अंडरलाइन कर लो, ये सबके लिए नहीं है, लड़के वालों को नहीं मिलेगी ये। ऐसे माता पिता जिनकी संतानें केवल लड़कियां हैं, बस पढ़ो आगे, उनके मन से आर्थिक असुरक्षा कि हमारे खर्चे कौन उठाएगा, ये मन में डर की भावना को दूर करने के उद्देश्य से, अंडरलाइन करना, राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006, इसका मतलब ये वाली सरकार नहीं थी, ये बेटा 2006 बालिका वर्ष था हमारा, यहाँ लिख लो, इसीलिए मनाइए बालिका वर्ष 2006। हाँ बेटा, बेटा ये एक बेटी पे मिलेगी नहीं, पहली बात, 2 बेटी पे, तीसरे बच्चे पर हमारी सरकार कोई भी किसी भी तरह का फायदा नहीं देती। तो फिर तीसरे बच्चे से पहले ले लिया, जो कोई शिकायत कर देगा कि जिनके घर बेटा भी है, फिर उसका कट जाएगा नाम। ऐसे कई लोग ना बेटा चालाकी चलते हैं, पता है तुम्हें, वो 2-2 पेंशन बनवा लेते हैं, फिर गांव के चिड़ोकड़े लोग उनके बारे में जाके बता देते हैं, वरना सरकार को क्या पता। कई लोग ऐसा करते हैं। हाँ बेटा, क्या था? बेरोजगारी भत्ता? ऐसा कहाँ लिखा है? जिसको दे रहे हैं वो 1-2 नंबर ही ले रहा है बेटा, सबको नहीं मिलता। बेरोजगारी भत्ता जो सक्षम है ना, सक्षम, वो 3 ही साल के लिए है। वो किसी और प्रोजेक्ट के अंडर बेरोजगारी भत्ता लेते होंगे। सक्षम योजना कहती है काम के बदले पैसा देंगे, काम में आपका नाम 3 ही साल चलेगा, आधार कार्ड लिखेंगे पकड़े जाएंगे। वो किसी और के थ्रू ले सकते हैं, सक्षम में नहीं ले सकते। तो वो बेटा फिर 420 है ये। ऐसे जैसे तुम्हें पता चल गया ना, ऐसे किसी और को पता चलेगा, वो शिकायत कर देगा ये। हाँ, इंडिया में ना बेटा चालाकी बहुत है। ये जो 45 से 60 वालों को देंगे ना पैसा, ये उनको नहीं देंगे जो नौकरी करते हैं, ये उनको देंगे जो घर बैठे हैं। अब तुम खुद सोचो, 45 साल का आदमी घर बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, वो नौकरी करेगा। जैसे ही वो नौकरी पे जाएगा तो 15-20 हज़ार कुछ तो लाएगा, तो वो इस भत्ते के लिए एलिजिबल नहीं है। ये भत्ते सिर्फ उनके लिए हैं जो भाई अपंग है, अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं, कोई अंधा है, बहरा है, कोई पैर खराब है, अपाहिज है, कहीं जा ही नहीं सकता। अब वो क्या करे? तो फिर उसको कहते हैं 45 से 60 तक तुम्हारी अगर सिर्फ 2 बेटियां हैं, अगर तीसरा बेटा है तो ये भत्ते की एलिजिबिलिटी खत्म है उसकी, सिर्फ 2 बेटियां हों। इसका मतलब उसने देश की पॉपुलेशन बढ़ाने में भी योगदान नहीं दिया ज़्यादा, कि उसके मान लो 5-6 बच्चे हैं तो नहीं मिलेगा।
तो उसने एक तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने में हेल्प की, प्लस उसने लिंगानुपात सुधारने में सहायता की। दोनों हमारे लिए तो है ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भी हमारा नुकसान, लिंगानुपात खराब होगा तो भी हमारा। तो फिर उस आदमी को जो कुछ नहीं कमाता 45 से 60 साल तक उसको ये लाडली सामाजिक सुरक्षा, और 60 के बाद उसका अपना बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। 2 बच्चों पर मिलेगा सिर्फ, और दोनों बेटियां हों। अगर उसके बाद बेटा हो जाता है तो वो इस स्कीम के तहत नहीं होगा। अब ना बेटा थोड़ा सा चालाकी करना मुश्किल है, क्योंकि अब हर आदमी का आधार कार्ड है, और जब बच्चे का जन्म होगा ना, तुरंत जन्म के साथ ही आपको उस बच्चे का पंजीकरण कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्कूल में जैसे ही एडमिशन के लिए बच्चा जाता है ना, वो पूरी उसकी डॉक्यूमेंट्स में फाइल बनती है, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, कहाँ से इशू हुआ, कब पैदा हुआ, सब लिखना पड़ता है। अब वो ज़माने गए कि कहीं पे एक नाम अमित लिखवा दिया, 2 किलोमीटर दूर पे उसी बच्चे का नाम सुमित लिखवा दिया, वहाँ से भी 2000 ले आए, वहाँ से भी। क्योंकि अब बच्चों का भी ऑनलाइन डाटा सारा फीड है सरकार के पास। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे सरकारी में, प्राइवेट में, एडेड में, उन सब का आंकड़ा जाता है सरकार के पास। इतने इतने बच्चों का देखा नहीं आधार कार्ड बन रहा है, पैदा हुए थोड़े से बच्चे, कारण आधार कार्ड का मतलब है उसके सारे लिंक कर दिए गए। तो वो चालाकी चलेगी नहीं कि आपके 3-4 बच्चे हैं और आप उस पर फिर ये लाडली सुरक्षा भत्ता ले रहे हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं बच्चे का जैसे ही नंबर जहाँ आएगा वो तुरंत से बता देंगे 420, फिर उसमें फंस जाएंगे। पहले ऐसा बहुत लोग करते थे कि सरकार के प्लान का यहाँ भी फ़ायदा उठाया, वहाँ भी, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक आधार कार्ड से आपकी सारी जानकारी खुल जाएगी। अगर आप सोचो हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि हमारे बच्चे हैं, तो फिर वो बच्चे जब 3-4 साल बाद तुम उसको स्कूल भेजोगे तो वो कहेंगे ना आधार कार्ड लेकर आओ, ये कहाँ इसका जन्म का पंजीकरण है, फिर फंसोगे। फिर पूरी ज़िंदगी उस बच्चे का, तुम्हारे पास आधार कार्ड ना हो तो क्या तुम फॉर्म भर दोगे? हर जगह देखा है आधार कार्ड लिखना पड़ता है, इसलिए ऐसा 420 अब चलेगा नहीं। जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे, या बहुत लोअर लेवल पे कर सकते हैं। जिसको आगे बढ़ना है वो ऐसा 420 काम नहीं करेगा, वरना वो फंसेगा। चलो देखो आगे क्या कह रहे हैं। तो जिनकी संतानें सिर्फ 2 लड़कियां हों, सेकंड पॉइंट पढ़ लिया हमने? अच्छा पढ़ रहे हैं, ये सामाजिक सुरक्षा पढ़ रहे हैं ना अभी तो, लाडली सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, अंडरलाइन करो इसमें। 1 जनवरी 2006, क्यों है 2006? क्योंकि ये बालिका वर्ष है, बालिका वर्ष। आगे पढ़ना। इस योजना के अंतर्गत सुरक्षा भत्ता पिता या माता के 45वें जन्मदिन से 60वें जन्मदिन तक प्रदान किया जाता है। 60वें जन्मदिन के उपरांत उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके बाद 1 जनवरी 2024 से कितना प्रतिमाह कर दिया ये बेटा? 3000 कर दिया। अब यहाँ लिख लो, नई बुक में 3000 लिखा है, पहले 2750 था ना शायद, ये 250 रुपये बढ़ाते थे हर साल, अब 3000 रुपये मिलेंगे जिसकी सिर्फ बेटियां हैं और जो कोई काम धाम नहीं करता। 3000, अब प्रेजेंट में 3000। 1 जनवरी 2024 से, इस साल से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता 3000 रुपये कर दिया गया। इस पूरे साल में 3-3 हज़ार रुपये दिए हैं, लेकिन शर्त क्या थी कि एक तो उनकी सिर्फ 2 बेटियां हो और वो कोई और काम ना करते हो, साधन ना हो, तो 3000। बेटा 3000 में घर कैसे चलेगा? इमेजिन करना, कुछ भी नहीं आएगा 3000 में। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नौकरियां करते हैं, जैसे ही नौकरी पे जाते हैं इस भत्ते से बाहर निकल जाते हैं। तो ये पढ़ने तक है, मिलती बहुत कम को है। आगे पढ़ो। हाँ बेटा, बेटा एक को मिलेगी, किसी को, परिवार को मिलेगी, एक परिवार को। चलो अगला देख लो, लाडली योजना। ऐसे 2-2 को देंगे तो जितना टैक्स हम दे रहे हैं उससे फिर दुगना देना पड़ेगा हमें। अब ये टैक्स अभी इतना भारी आगे और बढ़ जाएगा। लाडली योजना पे आ जाओ। लाडली सुना था तुमने? जिस घर में दूसरी बेटी का जन्म होता था ना, वो जाके सरकारी स्कूलों में एक फॉर्म भरवाते थे कि भाई हमारी बेटी का जन्म हुआ, पंजीकरण का नंबर देना पड़ता था, जहाँ बर्थ हुआ उसका पूरा एड्रेस वगैरह, ताकि गड़बड़ ना हो। फिर उनको कुछ रुपए मिलते थे दूसरी बेटी के जन्म पर। तो ऐसा इसलिए किया ताकि दूसरी बेटी के जन्म को प्रोत्साहित कर सकें, लोग बेटियों की कन्या भ्रूण हत्या ना करवाएं, इसके लिए। तो टिक कर लो, लाडली योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा थी माँ बाप के लिए, लाडली है बच्चियों के लिए। लाडली योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2005, इसका मतलब इस टाइम पर ये सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी। 2005 को महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से की गई। इसका उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या और घटते लिंगानुपात को रोकना। तो लाडली योजना बहुत पुरानी बेटा, अब इसको 25 आ गया तो कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल यानी जितनी बेटियां यहाँ बैठी हैं, जब तुम जन्मी होगी ना उसके आसपास की कहानी है ये। कौन सा प्रोजेक्ट आया था? लाडली।
माँ बाप ने कहा 2 ही बेटियां हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया, तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता। माँ बाप अगर दोनों नौकरी नहीं करते तो महीने के कितने हजार दिए इस साल से, 3,000 रुपए। कितनी उम्र से बड़े माँ बाप, 45 से 60। 60 के बाद बच्चे अपना काम खुद देखें, उनका पेंशन वाला स्टेज आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, देवी रूपक। देवी रूपक ये बेटा वही थी मेल फीमेल के अनुपात को। इसमें जैसे किसी को चोट लग गई घर में, किसी की डेथ हो गई तो रुपए मिलते थे। अंडरलाइन करना, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, देवी रूपक बहुत बार आई है। देवी रूपक पढ़ो। ये योजना जनसंख्या को नियंत्रित करने, अंडरलाइन कर लो, जनसंख्या। आगे पढ़ो, लड़के लड़कियों में भेदभाव, अंडरलाइन करो, भेदभाव। तो ये जनसंख्या को कंट्रोल करने, भेदभाव। और घटते स्त्री पुरुष अनुपात, अंडरलाइन कर लो, अनुपात, तीसरा शब्द। यानी 3 टारगेट लेके ये देवी रूपक योजना बनाई। एक तो लिंगानुपात, दूसरा जनसंख्या और तीसरा भेदभाव। आगे पढ़ो, को संतुलित करने के लिए अंडरलाइन करना 25 सितंबर 2002। इस बात को तो बेटा कितने साल बीत गए, तब तो तुम में से आधे लोग जन्मे भी नहीं थे, तब देवी रूपक योजना आ गई थी। हरियाणा के, अंडरलाइन रखना, परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो इस योजना को 2025 आने वाला है। कितने साल हो गए, 22-23 साल हो गए। क्या नाम है प्रोजेक्ट का, देवी रूपक। क्या टारगेट था उस टाइम पर, भेदभाव खत्म करो, लिंगानुपात सुधारो और जनसंख्या पे कंट्रोल करो। नाम क्या दिया प्रोजेक्ट का, देवी रूपक। कब चलाई, 2002 में। अगले पेज पर आ जाओ, स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्ध होता तो आदमी होता, स्वयं सिद्धा है तो किसके लिए होगी, लड़कियों के लिए। जैसे लड़कियों के लिए दिक्कत क्या है बेटा, जैसे अपने आप को देखो, कोई भी महिला है, कोई भी लड़की है, अगर वो चाहे कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं तो उसके पास क्या साधन है, लड़कियां क्या कर सकती हैं। जैसे लड़कियों के पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन है, पहला भाई तुम कोई ना कोई जॉब कर लो, है ना। दूसरा ऑप्शन है तुम बिजनेस कर लो। ये बोलना बहुत आसान है बेटा, लेकिन तुम खुद सोच के देखना देश में कितनी बिजनेस वुमेन हैं। क्या उन सब की बैक पे उनके फादर नहीं खड़े हुए। जितनी बिजनेस वुमेन है उन सबके पीछे या तो उनका भाई है, या उनके फादर, या उनके हस्बैंड। कोई भी अकेली लड़की बताना जिसने बहुत नॉर्मल परिवार से उठ के बिजनेस में नाम कमाया हो, कोई नहीं मिलेगी। अंबानी की बेटी बिजनेस वुमेन बन सकती है, उसको कुछ करना ही नहीं है। पूरा सेटअप बना बनाया है, उसको तो बढ़िया कपड़े पहन के सुबह तैयार होके अपना बढ़िया गाड़ी में बैठ के जाना है, किसी बहुत महंगी गाड़ी में, वहाँ जाके 10 नौकर उसके आगे पीछे, वो एक बहुत बढ़िया कैबिन में बैठ गई, तो उसको बिजनेस वुमेन कह दें हम लोग। ठीक है, उनको बना बनाया मिल गया। तुमने एवरेज परिवार से कौन सुना जिसने ऐसे बड़ा बहुत कुछ बिल्डअप किया हो। ये जो योजनाएं हैं ये अंबानी जैसों के लिए हैं या गरीबों के लिए हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अब औरतें क्या करें, बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने एक, जैसे एक चीज़ होती है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सुने हैं ये। इसमें क्या करते हैं, गरीब लोग या लोअर मिडिल क्लास, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कमेटी नहीं कह देते, ऐसा सा मान लो इसको, कमेटी टाइप की चीज़। मान लो एक आदमी 1 महीने में 100 रुपये जमा करता है कि भाई 100 रुपये तो चलो मैं कर ही दूंगा, गिरते पड़ते बिल्कुल जैसे भी कितना ही गरीब हो। अब ऐसे अगर 100 लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये एक साथ कितने रुपए हो गए, 10,000। जो बेटा 100 रुपये को कीमती समझता हो उसके लिए 10,000 तो बहुत बड़ी बात है ना। उनमें से एक एक को 10-10 हज़ार रुपये एक साथ मिल सकते हैं। एक बार जमा कराने महीने के 100 रुपये और एकदम से 10,000 आ गए। किसी एक को अपने मेंबर्स में से दे, ले भाई अपनी तू ई रिक्शा या कुछ भी किराए पे ले या कुछ भी मशीन ले, कैसे ही कर अपना कोई काम धंधा शुरू कर दे। फिर अगली बार फिर जुड़ गए, दूसरे को दे, ले भाई तो इसमें से कुछ भी कर ले, अपनी चाय की टपरी खोल ले, कुछ भी कर ले। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा। इस तरीके से पता है क्या फ़ायदा होता है, जैसे ऐसे पैसे पे एक तो उसे ब्याज नहीं देना, एक इंस्टेंट पैसा मिल गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इन 100 में से अगर 10-20 भाग गए तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सोच समझ के बनाए गए और उनको ये जानकारी दी गई कि तुम अगर भागोगे ना, किसी के पैसे खाओगे, तो जिंदगी भर तुम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। बांग्लादेश में एक आदमी थे, यूसुफ करके उनका नाम था, तुमने पढ़ा स्कूलों में, किताब में नाम है। उन्होंने बेटा दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया था, उसमें लाखों लोग थे और कभी किसी ने चीटिंग नहीं की, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह औरतों के लिए है, स्वयं सिद्धा, यानी खुद को सिद्ध करो। देखो स्वयं सिद्धा योजना, इसकी शुरुआत 2002 में, अंडरलाइन करो 2002, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह, यहाँ लिख लो सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG,
सेल्फ हेल्प ग्रुप 2002 नारी सशक्तिकरण, बस पढ़ो, के रूप में हरियाणा के 6 जिलों में 16 ब्लॉक। ये कोई नहीं पूछेगा, पुरानी बात हो गई, पर ये पूछ सकते हैं इसका नाम क्या था। वर्तमान समय में ये योजना, अंडरलाइन करना, केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से तो महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में कौन से प्रोजेक्ट ने बांध दिया? स्वयं सिद्धा योजना। कब शुरू की गई? 2002। देवी रूपक के 3 टारगेट बताना क्या थे? लिंगानुपात, भेदभाव और महिला सशक्तिकरण। कब स्टार्ट की थी वो? 2002 में। ये भी 2002 में। ये महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाने के लिए, SHG, नाम क्या है? स्वयं सिद्धा योजना। आगे पढ़ो। किशोरी लड़कियों हेतु पोषाहार, ऐसा ऐसा कुछ तो हम पीछे सबला पढ़ रहे थे, है ना, 2006 में पढ़ा था ना अभी। वैसे ये स्पेशल खाने के लिए है। तो किशोरी लड़कियों हेतु पोषाहार, ये योजना राज्य के अंबाला और यमुनानगर जिलों में लागू की गई थी शुरुआत में। इसके अंतर्गत अंडरलाइन करो 11 से 19, अभी पीछे क्या पढ़ के आए? 11 से 18, उसका क्या नाम था देखना पीछे? सबला योजना। यानी ये टीनेजर लड़कियों को फोकस करके, ऐसे ही किशोरी पोषाहार है। टिक कर लो। लड़कियों को जन वितरण प्रणाली, जिसको बोलते हैं राशनिंग सिस्टम, लिखो, राशनिंग में थोड़ा फालतू मिलेगा इनको खाना, राशन में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते जिसको, वही राशन। लगातार 3 महीनों तक, अंडरलाइन कर लो, 6 किलोग्राम गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाएगा। यानी 3 महीने तक 6 किलो, 6 18 किलो गेहूं उन घरों में एक्स्ट्रा जिनमें बेटियां हैं और बेटियों की उम्र 11 साल से 19 साल, कि उनको डाइट अच्छी मिले। इसका कारण था बेटा, जब स्कूलों में चेकअप वगैरह किए गए ना, मेडिकल कैंप नहीं लगते मुफ्त में, तो उसमें मैक्सिमम लड़कियों को अनीमिया मिला। तो ये कहा इनकी डाइट बढ़ाओ, डाइट बढ़ा के पैसे दोगे तो इनके बाप शराब पी जाएंगे बहुतों के, तो ये कहा इनको ना खाने का राशन दे दो, तो कम से कम इनके पेट में खाना जाएगा। 3-3 महीने के लिए कितने कितने किलो एक्स्ट्रा दे दिया? हाँ, तो 18 किलो एक लड़की को एक तरह से सरकार ने गेहूं दे दिए कि कम से कम पेट भर खाना ही मिल जाए। नेक्स्ट टिक कर लो, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। अब इंदिरा है तो पुराने टाइम से चली आ रही होगी, अंडरलाइन करो। 6 से 18 साल तक की आयु के बच्चों की स्वास्थ्य जांच विद्यालय में, अभी भी बेटा सरकारी स्कूलों में ना ऐसे आती हैं, वो ऐसी वैन सी आती हैं, उसमें सबके दांतों की जांच करते हैं, हाइट की, हेल्थ की, उनको आंखों की, और उनको ना साल में एक बार एक दिन होता है जिस दिन उनको वो कीड़े मारने की दवाई बांटी जाती है ना, हाँ, क्या अल्बेंडाजोल करके उसका नाम होता है, बच्चों को खिलाते हैं वो। तो ये सरकार इस सब में पैसा लगा रही है पुराने टाइम से। टिक कर लो ये, इंदिरा बाल स्वास्थ्य, 6 से 18 साल के बच्चे, स्वास्थ्य जांच, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। अपनी बेटी अपना धन, इसमें क्या होता होगा? बेटी के नाम पैसा, फिर जब वो 18 साल की होगी या तो शादी के लिए पैसा निकाल लो या पढ़ाई के लिए। पढ़ो। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, अंडरलाइन करो, ग्रामीण क्षेत्र आंगनबाड़ी, सबके लिए नहीं है, शहरों में नहीं है ये सिर्फ आंगनबाड़ी में, गांव में काम करने वाली महिलाओं के लिए। राज्य सरकार, टिक कर लो, पढ़ो आगे। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को 500 रुपए, ये टिक करना, लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को 500 रुपए नकद और 1500 का इंदिरा विकास पत्र लड़की के नाम देती है। यानी जिसकी बेटी जन्मी है उस गरीब महिला को 500 रुपए और 1500 रुपए का एक पत्र जो आगे जाके मैच्योर होगा। पढ़ो। 18 वर्ष पश्चात 25,000 और अगर 22 साल तक पैसे रखे तो 35,000 की राशि लड़की को प्राप्त होगी। यानी गरीब औरत अपनी बेटी के लिए पढ़ाई पर, देखा जाए तो बेटा 25,000 आज के टाइम में कुछ नहीं है, लेकिन अब सरकार ऐसे लाख लाख कैसे बांटे, तो सरकार ने कहा जो बहुत गरीब औरतें हैं और बेटी का जन्म हुआ, तुरंत नगद कितने देंगे, ताकि वो डाइट वाइट कुछ अपना खा पी सके। फिर उस बच्ची के नाम उन्होंने कितने का विकास पत्र कर दिया? 1500 का। अब वो निकल नहीं सकते जब तक बेटी कितने साल की ना हो? 18। अगर 18 साल तक वो महिला अपनी बच्ची का सेफ्टी चाहती है तो उसको निकालेगी पैसे तो 25,000, और अगर उसने 22 साल तक रखे तो 35। अब सरकार को क्या फायदा? सरकार को इतने सारे रुपए अगर अपने पास सरकार रख रही है उनके नाम के, तो उसको फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगी ना, उससे फिर पैसे निकालेंगे जो दे देगी। ये मेनली उनके लिए जो बीपीएल में बिल्कुल लोवेस्ट ग्रेड पर है। कितने रुपए? 500 नकद दे रही है। बेटा 500 में कुछ भी नहीं आता, आप 2 किलो फल भी लोगे ना कोई तो 500 रुपए गए, तो 500 रुपए बस दिखावट है, पर ठीक है, चली आ रही है पुराने टाइम से, हमारे एग्जाम में आएगी तो हम टिक कर देंगे। नाम क्या दे दिया? अपनी बेटी अपना धन।
अब ये उतनी यूजफुल नहीं है, अब तो पुरानी हो गई सारी स्कीम्स। अभी हम बड़ी प्रोजेक्ट जो मोदी के पढ़े वो भी पुराने हो गए। कौन से? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, कन्या कोष, सबला, किशोरी पोषाहार, ये सब लड़कियों के प्रोजेक्ट थे। ठीक है, अब आ जाओ पेंशन से संबंधित प्रमुख योजनाएं। पेंशन किसको मिलती है बेटा? हाँ, या तो दिव्यांग हो या बुजुर्ग हो या विधवा हो। अब तो विधुर को भी स्टार्ट हो गई। चलो पढ़ो, हरियाणा सरकार की है ये, अंडरलाइन करो। पहली, सबसे पहली विधुर लिखी है, नई में, पुरानी में भी लिखी है। पुरानी में मेंशन है विधुर, ठीक है बेटा, टिक करो विधुर। विधुर पेंशन में पहली लाइन में टिक करना बेटा। विधुर होना कोई राजी होने की बात नहीं है, विधुर होना दुख की बात है, दुख की बात है ये भी। पढ़ो, तो जो ये आवाज निकाल रहे हैं इनकी तो शादी होना ही मुश्किल है। विधुर होने के लिए भी शादी होना पहली शर्त है बेटा। पढ़ लो, हरियाणा सरकार द्वारा विधवा पेंशन की भांति विधुर पेंशन योजना की घोषणा 17-18 के बजट में सीएम ने की। क्योंकि हमारे सीएम खुद भी जो थे वो मैरिड नहीं थे, तो उनको फील हुआ कि विधुर चला देनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ो। इस योजना के अंतर्गत उन विधुरों को पेंशन मिलेगी जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अगर ये विधुर नौकरी पेशा हैं तो इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। ये उनको मिलेगी जो बिल्कुल ही क्या करें, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करते। बेटा कुछ भी नहीं करने से जिंदगी नहीं चलती ना, इसलिए इसके हकदार सब हैं ही नहीं। आगे पढ़ो, इस योजना के अंतर्गत विधुरों को 1600 रुपये मासिक। बताओ, खुश हो लो। 1600 में क्या होना है? कुछ होगा 1600 में? कुछ नहीं होगा बेटा, है बेटा। 4500 हो सकता है बढ़ गई हो, मेरी बुक में इतनी है। हाँ, मैंने कल बताया था विधवाओं की पेंशन बढ़ी थी ना, हो सकता है विधुर की भी बढ़ गई हो। मैंने विधुर की चेक नहीं की बेटा, विधुर की मैं चेक करके बताऊंगी। चलो पढ़ लो, बस अब बातचीत बंद करो, पेपर में आएगी ना फिर तुम्हें याद नहीं आनी वहाँ। ये हरियाणा सरकार ने शुरू की 17-18 में, जब हमारे ये सीएम का कार्यकाल पूरा होना था ना 19 में सरकार बननी थी दोबारा। इन्होंने उससे पहले ही 17-18 के बजट में नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया कि विधुर पेंशन, तो ये नई थी और ऐसा करने वाले हम पहले हैं, हरियाणा पहला। आगे पढ़ो, इस योजना, ये हो गया पूरा पहला राज्य। अच्छा, लई पॉइंट था, हरियाणा देश में विधुर पेंशन योजना लागू करने वाला प्रथम। इसको डबल टिक कर लो, पहला है जिसने सोचा। पर मैंने क्या बताया बेटा, ये लेने के हकदार बहुत कम लोग हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग कमाते खाते हैं। इतना खाली कौन बैठा है कि वो बिल्कुल ही उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो। इसके हकदार मुट्ठी भर लोग भी नहीं निकलते। तो बस ये पढ़ने की है। अगला देखो, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना। ये वृद्धावस्था कितने के बाद है? 60 के बाद, सीनियर सिटीजन वाली, 4500 वाली। पढ़ो, हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अंडरलाइन करो। ये पूछेंगे कौन पैसे देता है इन बुजुर्गों को, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यहाँ से पैसे निकलते हैं, सामाजिक न्याय से। महिला बाल विकास नहीं देगा पेंशन, क्योंकि पेंशन तो बुढ़े भी तो लेंगे और जो बुजुर्ग महिला हैं वो भी, तो इसलिए इसको देगा सामाजिक न्याय वाला मंत्रालय। अंडरलाइन करो, आगे पढ़ो। ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत अंडरलाइन करना 60 साल या उससे अधिक उम्र के वृद्धों को शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा, अंडरलाइन रखो, वृद्धों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को प्रत्येक महीने की 7 तारीख को नियमित रूप से पेंशन, यानी विधवा पेंशन भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देगा, बुजुर्गों की पेंशन भी वही देगा और दिव्यांगों बेसहारा की पेंशन भी वही देगा। कौन सा डिपार्टमेंट? सामाजिक वाला। अगला टिक करना, वर्तमान में 1 जनवरी 2024 से 3000 रुपये, 4500 नहीं था ये? कल हमने 4.5 कौन सा लिखा था? कितने मिलते हैं? 4.5 मिलते हैं ना। अच्छा, विधवा की है वो, ठीक ठीक ठीक। बुजुर्गों के भी 3000 मिल रहे हैं? तुम्हारे घर में होंगे ना दादा दादी, 3000 मिलते हैं। अच्छा, विधवा को 4.5 इसलिए कर दिए होंगे क्योंकि उसको बच्चे भी पालने पड़ेंगे ना खर्चे के चलते। बुजुर्गों को दे रहे हैं 3000। अब चुपचाप शांति से सुनो बेटा, आपस में मत लड़ो, पूछ आना बुजुर्गों से कितने मिलते हैं। विधवाओं को 4500 परिवार के खर्चे के कारण नहीं मिलते विधवाओं को, लेकिन इंटरनेट पे आ गया कि 4.5 देती है सरकार। जिनकी नहीं हुई है
अच्छा अच्छा, ये बता रहे हैं कि विधवाओं की पेंशन जो है वो 3200 की है ना? लेकिन कल मैंने जो पढ़ा था, मैंने भी उस पे पढ़ा था बेटा योजनाओं में, उसमें दिया हुआ था 3200। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, शांति से सुनो। ये जो पेंशन है ना बेटा, जब नई नई सरकारें आती है ना तो अमूमन ये थोड़ी सी बढ़ा देती हैं। हो सकता है जिस साइट पे मैंने पढ़ी हो उसको लागू ना किया हो, क्योंकि वो बता रहे हैं कि बुजुर्गों को तो 3000 रुपये मिल रही है, विधवाओं की पेंशन वो बता रही है 3250 रुपये। तुम्हारी जानकारी में है कोई, या बस पढ़ाई है? जानकारी में है। जिसके इन हैंड आ रही है ना वो असलियत जानता है। किताबों में कुछ भी लिखा हो, वो कह रही है 3 ही, वो कह रही है 3250। तुम्हारी जानकारी में है कोई? अच्छा, हम इस बात पे बहस नहीं करेंगे। एक कह रही है कि 3000 मिलती है किसी को, एक कह रही है 3250। हो सकता है सरकार ने 250 रुपए जो बढ़ाए हो वो उनके कार्ड में ना बढ़े हो, क्योंकि जो ज्यादा है ना इसका मतलब उतने सैंक्शन हो गए हैं। अगर एक को 3000 मिल रहे हैं, एक को 3225, तो ये मान के चलो सैंक्शन 3225 हो गए, 3250 हो गए। जो 3000 वाले हैं ना बेटा, उनको एक वो कागज पत्री कुछ लगाना पड़ेगा, तब उनको 3250 मिल जाएंगे। 2 पेंशन जब मिलती हो ना, एक कम और एक ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा वाली सरकार रिलीज करने लग गई है, तो वो कहीं ना कहीं कोई कागज पत्री कम रहता है, एक आधा कुछ नहीं चढ़ पाता जब, तब वो पिछली मिलती है, वरना 3250 कम से कम मान के चलो हो गई। मैं एक बार इसको चेक कर लूँ, क्योंकि कल मैंने जब साइट पे 1-2 पे पढ़ा तो वहां कह रहे थे, या ऐसा हो सकता है ये वायदा किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है वो कांग्रेस ने कहा हो, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, मेन हेडिंग पढ़ी थी। चलो, कांग्रेस तो 6 की बात कर रही थी बुजुर्गों की वो शुरुआत में। चलो आगे पढ़ लो बेटा। वृद्धावस्था हो गई, तो ये 3000 बता रहे हैं। मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगी सारी अब के पर, जो अब मिली हो, कि भाई दिसंबर में नवंबर में कितनी रिलीज हुई, वो मैं कल बता दूंगी देख के सबकी, चाहे वो वृद्धावस्था हो, वो विधुर वाली हो। कल मैं सारी एक बार ऑफिशियल इस पे साइट पे जाके सारा डाटा निकाल के तब लिखवा दूंगी। नेक्स्ट पढ़ो। सर्वे नहीं करना बेटा, ये सरकार की डाइट बोल रही हूँ, साइट पे लिखा होता है, सरकारी साइट पे सब चीजें मेंशन हैं, वहां से तुम भी गूगल कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो नेक्स्ट पे देखो। विधवा पेंशन योजना, ये योजना विधवा और बेसहारा महिलाओं को सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आरंभ की। इसके अंतर्गत 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 750 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता, पुरानी बात है, अब पढ़ लो। वर्तमान में 1 जनवरी 2024 से 3000 प्रति माह भत्ता देय है। फिर हर साल पता है क्या कहते हैं, हर साल जितनी पेंशन है ना उसमें 250 रुपये बढ़ा देते हैं। ये बहुत पहले से नियम है बेटा, 2014 के बाद से ये बात हुई थी कि हर साल 250 रुपये बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए जो 3000 और 3250 की लड़ाई है ना, वो अब तुम 2025 में जब देखोगे तो वो बढ़ी हुई ही मिलेगी सबको, चाहे वो कागज लगे चाहे ना लगे। आगे पढ़ो। विधवा पेंशन हो गया 3000 रुपये। नेक्स्ट पे आ जाओ। विकलांग पेंशन योजना, विकलांगों को तो सरकार कई सारी सुविधाएं देती है। वो एक चेयर सी देखी होगी ना, व्हील चेयर, एक ऐसे उसमें वो आगे भी, वो आजकल लोग बाइक टाइप लगवा लेते हैं, तो कई चीजें देती है। पढ़ो। ये योजना हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, अंडरलाइन कर लो, विकलांग के पैसे कौन देगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता। बुजुर्गों के पेंशन भी वही देगा। नेक्स्ट पढ़ना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन अगर कोई विकलांग सरकारी नौकरी में है तो नहीं मिलेगी, जो नौकरी कर रहा है उसे थोड़ी मिलेगी। नेक्स्ट पढ़ो। इस पेंशन योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो शारीरिक रूप से 60 से 70% तक विकलांग, वैसे 40% के बाद वाले भी इसके हकदार हैं। और बेटा तुम्हें पता होगा ये परसेंटेज निकालने के लिए भी डॉक्टरों की एक टीम बैठती है। जानकारी अच्छी हो किसी की तो वो टीम 50% को 80% भी लिख देती है, क्योंकि उसके हिसाब से फायदे ज़्यादा मिलते हैं ना। जिसका प्रतिशतता जितना ज़्यादा होगा उसको सुविधा उतनी आसानी से मिलेगी। अब कोई अगर लिखी 42% देगा तो बहुत सारी स्कीम्स तो इसको मिल ही नहीं पाएंगी।
कोई है 40 का लेकिन डॉक्टर्स का कोई जानकार है, मान लो उसका कोई पीए है, कोई असिस्टेंट है, कोई बाहर ग्रुप डी वाला उस डॉक्टर को जानता है कि सर ये मेरे मामा का लड़का है, इसका थोड़ा सा देख लेना सर। डॉक्टर भी सोचता है मेरे घर से क्या जाएगा, है वो 40 लेकिन 70% अगर उसे लगता है कि ठीक है इसको कोई कौन देखने वाला है, ऐसे बनते हैं बेटा। फिर उससे क्या होगा, कार्ड पर आसानी से सारी सुविधाएं मिलेंगी क्योंकि लिखित में कितना है 70%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं जानकार। हाँ, ऐसा नहीं है कि 60-40 को एकदम 100 दिखा देगा, फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, विकलांग पेंशन हो गया पहला। उद्देश्य 70%। 1 जनवरी 2024 से, यानी इस साल में पेंशन्स बढ़ी थी। इलेक्शन का साल भी तो था बेटा, जब इलेक्शन का साल होता है पेंशन बढ़ती है। हरियाणा सरकार ने ये राशि 2750 से बढ़ाकर 3000, मैंने क्या बताया, हर साल कितने का इजाफा, 250 रुपये जोड़ देते हैं, तो उस हिसाब से अगले साल सारी पेंशन्स जो अब 3000 हैं वो 3250 होनी ही होनी है। अगर 3250 हैं तो उसमें 250 और जोड़ देना, 3500 रुपये। नेक्स्ट पढ़ना, थारी पेंशन थारे पास, ये बुजुर्गों के लिए थी बेटा, बुजुर्गों के लिए। कई बुजुर्ग पता है क्या कहते थे कि पेंशन तो हमारी बंद गई लेकिन हमारा बेटा या हमारा पोता निकलवा के और अपने पास रख लेता है, हमें देता ही नहीं। तो फिर ये कहा थारी पेंशन थारे पास, ये हमारे पिछले सीएम ने लॉन्च किया था कि तुम्हारे खाते में आएगी, तुम नहीं प्रेजेंट हो तो पेंशन नहीं आ पाएगी। तब से ये कर दिया ना कि बुजुर्ग खुद जाते हैं, देखा है कई बुजुर्ग बिल्कुल लाचार हैं तो उनको फिर वो अपनी बाइक पे स्कूटी पे पोता पोती बैठा के ले जाते हैं कि चल निकलवा लाएं तेरी पेंशन, उसको देख के फिर पेंशन मिलती है। वरना बेटा ऐसे कुछ लोग मिसयूज करते हैं ना, बुजुर्ग को दुखी करें, पेंशन खुद खाते रहें, तो इसलिए था ये थारी पेंशन थारे पास। इस योजना का शुभारंभ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़, अंडरलाइन कर लो, 4 अगस्त 15 चंडीगढ़, ये हमारी राजधानी से बुजुर्गों के लिए लॉन्च किया था, थारी पेंशन थारे पास। ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना, अंडरलाइन कर लो, सोसाइटी में वो सिक्योर रहे बुजुर्ग आदमी। इस योजना के अंतर्गत पेंशन लाभार्थी को उसकी पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे मध्यस्थता की भूमिका समाप्त, यानी बीच में जो बिचौलिए थे, आधी बार बिचौलिए बुजुर्गों के पैसे खा जाते थे कि लाता हूँ तेरी पेंशन मैं बनवा दूंगा, ये करवा दूंगा इतने रुपए, तो कह दिया नहीं, थारी पेंशन थारे पास। स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन, थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करके बताओ, स्वतंत्रता सेनानी होंगे या जा चुके होंगे? देखा, स्वतंत्रता सेनानी का मतलब वो कौन सी लड़ाई लास्ट लड़े हों, इसके बाद तो कोई लड़ाई नहीं हुई, अकेले थोड़ी जाके लड़ना था, लड़ना अंग्रेजों से था ना। हमने लास्ट बड़ी लड़ाई कौन सी लड़ी है, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर कोई उस टाइम लड़ा होगा तो कम से कम उसकी उम्र 15-17 साल तो रही होगी, 5 साल का बच्चा तो जाके लड़ा नहीं होगा। तो जो इस टाइम पर अगर कोई 15 साल का, मिनिमम मान लें भाई 15 साल का था, तो इमेजिन करो वो 1900 कब पैदा हुआ होगा, 27 के आसपास, है ना, 27 के आसपास पैदा हुआ होगा। अब आ गया 2025, अब इसकी पेंशन 1 लाख भी कर दें तो बैठे ही कितने हैं, अब कहते हैं 1 लाख देंगे स्वतंत्रता सेनानियों को, तो बेटा 100 साल पुरानी बात हो गई। कितने लोग जिंदा मिलेंगे, तुम्हें लगता है इसमें बहुत सारे लोग होंगे? हार्डली 2-4 कोई होंगे तो होंगे, वरना हो सकता है 0 भी हो। इस पेंशन को कितनी ही बढ़ा दो इज्जत के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग 1 लाख रुपए प्रति माह देंगे, सब कहेंगे वाह बड़ी बढ़िया सरकार है देखो, लेकिन बुद्धि लगाओ ऐसे लोग हैं ही कितने। अगर ऐसे गलती से 2-3 आदमी बैठे भी हैं तो 2-3 लाख दे के नाम कितना बड़ा बना लिया ना। बड़ी बात होती है जो ग्रुप ज्यादा है उसको पेंशन कितनी मिलती है, उनको तो ज्यादा मिल भी नहीं रही है। इनकी पेंशन ज्यादा करना आसान है क्योंकि ये हैं ही नहीं या बहुत ही कम है। पढ़ के देखो अब, स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक पेंशन, हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त 2012, अंडरलाइन करो, कांग्रेस सरकार थी ये, हुड्डा सरकार, उनके पिताजी भी तो स्वतंत्रता सेनानी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी तो थे जो वहां बैठे थे संविधान सभा में, उन्होंने नहीं सिग्नेचर कर रखे हैं, तो वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक तरह से अपने फादर, भाई मेरे फादर की तरह जो लोग, उनके फादर भी तो मर गए थे 2008-9 में। पढ़ो, स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को 15,000 प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 प्रति माह कर दिया, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो 20,000 के हकदार हों, जिसमें 750 प्रति माह का फिक्स्ड चिकित्सा भत्ता भी शामिल था कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेडिकल एक तरह से हमने आपको असिस्टेंस दे दी। अब ये ना बराबर जाती है बेटा, नाम की हैं अब ये। इसके बाद आ जाओ बीमा सुरक्षा से संबंधित योजनाएं। बीमा सुरक्षा में क्या होता है, आपको पहले पैसे जमा कराने हैं, फिर कोई मिस हैपनिंग हुई तो आपको पैसे मिलेंगे। जितने अब तक पढ़ रहे थे उनमें क्या था, आपके साथ कुछ है
इसलिए आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे कोई बुजुर्ग है तो पैसे मिल रहे हैं, किसी की सिर्फ बेटियां हैं तो पैसे मिल रहे हैं, कोई दिव्यांग है तो पैसे मिल रहे हैं, कोई विधवा है तो पैसे मिल रहे हैं, विधुर। यानी आपके साथ कुछ है इसलिए सरकार दे रही है। वो तो बुरी बात है बेटा, ना ही हो। हम क्यों सोचें कि ऐसी पेंशन मिले किसी को, कितना अच्छा हो ये पेंशन लेनी ही ना पड़े, ना किसी को विधुर पेंशन लेनी पड़े, ना दिव्यांग पेंशन, ना कोई पेंशन, बुढ़ापा पेंशन भी ना लेनी पड़े, उसके पास इतने रुपए बुढ़ापे में हो। जैसे मेरे फादर बुढ़ापा पेंशन नहीं लेते क्योंकि उनको नंबर आ ही नहीं सकता, उनको 2 पेंशन ऑलरेडी सरकार से मिलती हैं। तो क्यों पेंशन की वो रखें बेटा कि हमें पेंशन मिले। ये पेंशन कहीं ना कहीं दुख का भी परिचय देती है, पेंशन ना लेनी पड़े ऐसी कोशिश करें। इसमें योगदान कुछ नहीं है, एक वो है कि चलो ठीक है, बुजुर्ग हैं, विधुर है, विधवा है, दिव्यांग है। अब जो पढ़ोगे ना, इसमें पहले तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा, फिर कुछ मिस हैपनिंग हुई तो तुम्हें पैसा मिलेगा। अच्छी बात हो ये भी ना लेना पड़े, लेकिन बेटा इंश्योरेंस कराना कंपलसरी होना चाहिए। जैसे बाइक का अगर इंश्योरेंस ना हो पुलिस पकड़ लेती है ना गाड़ी का, ऐसे इंसान का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। किसी को क्या पता, ये जिन लोगों की डेथ होती है इंस्टेंट, इससे किसी को पता नहीं होता कि मेरी लाइफ कब तक है। तो उस हिसाब से खासकर जो वर्किंग क्लास है ना, इनकी तो इंश्योरेंस होनी ही चाहिए, क्योंकि इनके पीछे पूरा एक परिवार होता है, तो उसकी केयर के लिए। अमूमन 99.9% लोग जो नौकरियों में हैं, सरकारी नौकरी में, तो 100% लोग अपना इंश्योरेंस ले लेते हैं। उसका एक कारण होता है टैक्स से बचना, उस बचने के लिए लेते हैं, लेकिन फ़ायदा परिवार को होता है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है, कोई क्लर्क है और उसने सोचा यार मेरी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, या कांस्टेबल है, क्यों ना मैं इंश्योरेंस ले लूँ। उसने अपने परिवार के लिए 1 साल में भैया मैं 20,000 रुपये जमा कराऊंगा, इंश्योरेंस कराऊंगा अपना। तो इंश्योरेंस कराने का फ़ायदा, अब मान लो ये बच्चा भी नया लगा था, 20 साल का यंग लड़का था, जैसे कल वो लड़का आया था एयरफोर्स वाला, आया था यहाँ पे, वो उसका 19वां जन्मदिन भी नहीं आया। अब सोचो वो कितने साल कमाएगा, 60 साल तक कमाना है, यानी उसको 41 साल कमाना है। 41 साल में उसकी लाइफ की गारंटी, श्योरिटी, अगर वो इंश्योरेंस ले लेता है। बेटा वो इतना छोटा है कि अगर अभी वो इंश्योरेंस ले लेगा ना, तो वो अगर 5 करोड़ का भी इंश्योरेंस ले ले, टर्म लाइफ टर्म वाला, तो उसको हार्डली 70 लाख रुपए भरने पड़ेंगे और मिल जाएंगे 5 करोड़। क्योंकि जितनी छोटी उम्र होती है ना, उतना इंश्योरेंस का फ़ायदा ज़्यादा होता है। बुढ़ापे में इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं होता। अब कोई सोचे 60 साल में चलो इंश्योरेंस कराता हूँ, तो पहले तो बेटा सारे टेस्ट होते हैं। इंश्योरेंस में ना सबसे पहली शर्त होती है, आपके घर आप कहेंगे भाई मुझे इंश्योरेंस लेना है किसी कंपनी से, तो वहाँ से आपके पास 1 या 2 आदमी आएगा, वो आपके पूरे टेस्ट करेगा। बेसिकली आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेगा। फिर उसके बाद आपको एक जगह अस्पताल में जाके वो बताएंगे एड्रेस, वहाँ जाके अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा, इको टेस्ट होगा, वो मशीन पे दौड़ के देखेंगे, दौड़वा के कि भाई आपकी ठीक है पूरा बॉडी का सिस्टम, लीवर, हार्ट। अब जो बुढ़े हैं इनका तो गड़बड़ में आ ही जाता है ना बेटा, बुजुर्ग है भाई, कोई भी है, तुम मैं हम भी जब होंगे, तुम्हारे माँ बाप है, सब बेटा ये नेचुरल है, सेल्स अपने डिक्लाइनिंग की तरफ चल पड़ते हैं, तो इनका आसान नहीं होता इंश्योरेंस। लेकिन वो जो लड़का कल आया था, उसके इंश्योरेंस में तो बहुत आसानी है, कुछ करना ही नहीं है, ब्लड टेस्ट सही आएगा, उसका सारा फुल बॉडी चेकअप करेंगे, कोई दिक्कत होनी नहीं, क्योंकि वो तो भी बढ़ने की तरफ है ना शरीर, तो उसका बहुत कम पैसों में बढ़िया इंश्योरेंस हो जाएगा। तो ऐसा बहुत लोग करा लेते हैं। कंपनी को क्या फ़ायदा, अब मान लो वो लड़का इंश्योरेंस करा ले, वो कंपनी को कितने साल पैसे देगा, 41 साल तक वो सरकार को या कंपनी को पैसे देता रहेगा, देता रहेगा। बेटा 40 साल तक उसके कितने रुपए सरकार के पास या किसी कंपनी के पास चलेगा जिसने इंश्योरेंस किया। 40 साल, 41 साल बाद जब वो बुढ़ा हो जाएगा, 60 साल का, फिर वो कहेगा भाई अब मेरे पैसे पूरे हो गए, मेरा वापस करो। तो उसने जमा तो कुछ कराए होंगे और मिल जाएंगे कुछ। ये सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी जितनी एज कम होगी उसको उतना ज़्यादा फायदा होगा, सीधी बात है बेटा ये। तो इसलिए इंश्योरेंस ना हमेशा यंग एज में ले लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में लो, लाइफ इंश्योरेंस लो या कुछ भी लो, तो वही बता रहे हैं ये। एक आधी पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। देखो पहली, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, इसमें क्या कराते होंगे, परिवार का बीमा, परिवार में किसी को कुछ हो जाए तो पैसे मिल जाएंगे, पर पहले पैसे जमा कराने पड़ते हैं। बीमा बिना पैसे जमा कराए नहीं होता, पहले आप जमा कराओगे, फिर कंपनी आपको देगी, अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो, और नहीं हुई तो फिर लास्ट में दे देगी। अब जो किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी ने 40 साल नौकरी की और 40 साल उसने पैसे जमा कराए 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 कराए, उसको कुछ नहीं हुआ, तो उसको पैसे फिर लास्ट में जितने उसने रुपए जमा कराए ना, उस पे 1% ब्याज का जमा करके और उसको दे देंगे। तो मुफ्त में इतने रुपए लास्ट में मिल भी तो गए, ठीक है जमा कराए, पर इतने अपने आप बेटा जुड़ते नहीं हैं। अपने आप तुम घर लाके पैसे रखो, सारे खर्च हो जाएंगे, जो तुमने वहां दे दिए ना वो तुम्हारे लास्ट में जुड़े मिलेंगे। तो लाखों करोड़ों रुपए ऐसे तो मिलते हैं लास्ट में,
पढ़ो। राजीव गांधी परिवार बीमा राज्य के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, अंडरलाइन कर लो, सोशल सिक्योरिटी है बीमा, प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2006 को ये योजना, यहाँ लिख लो बालिका वर्ष, तो पूरे परिवार की बीमा के लिए राजीव गांधी बीमा। इसका मतलब किसकी सरकार रही होगी? कांग्रेस की सरकार, 14 तक थी ना कांग्रेस। नेक्स्ट पढ़ना, इस योजना के अंतर्गत अंडरलाइन करो 18 साल से 60 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों की अप्राकृतिक मौत, भाई हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अथवा स्थायी रूप से विकलांगता, स्थायी पूर्ण विकलांगता, 100% बॉडी कुछ पैरालाइज्ड हो गई, विकलांग हो गई की स्थिति में, तो टिक कर लो कब पैसे मिलेंगे, या तो मौत हो जाए या फिर 100% पैरालाइज्ड हो जाए। राज्य सरकार द्वारा 1 लाख की वित्तीय सहायता। अब तुम सोचो 1 लाख रुपए कुछ है बेटा? आज के टाइम में कुछ नहीं है, एक आदमी के सामने 1 लाख रुपया क्या है, लेकिन फिर इसके रुपए भी तो कम मांगते हैं ना, ये जो जमा कराते हैं वो कम मांगते हैं। पढ़ो, यदि व्यक्ति के शरीर के कोई 2 अंग किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, अंडरलाइन कर लो 2 अंग क्षतिग्रस्त, तो उससे 50,000, और दुर्घटना में शरीर के किसी 1 अंग की क्षति होने पर 25,000 की वित्तीय सहायता। ये पढ़ के तुम्हें लग रहा है ये अमीरों के लिए या बहुत गरीबों के लिए? बहुत ज़्यादा गरीब के लिए। अगर किसी की एक्सीडेंटल मौत हो गई तो परिवार को 1 लाख रुपए, उस इंसान के 2 शरीर के अंग खराब हो गए, मान लो हाथ पैर कट गया तो 50,000, और एक अगर कोई हाथ या पैर एक चीज़ कट गई या शरीर का हो तो पे 25,000 ये रुपए मिलेंगे। ये देखा जाए तो कुछ भी नहीं है शरीर के मुकाबले, पर ठीक है जिसको कुछ भी ना मिलता उसके लिए इतने भी बहुत। नेक्स्ट टिक करो, देवी रक्षक। अभी पीछे देवी रूपक पढ़ा था, भेदभाव, लिंगानुपात, जनसंख्या ना, उसमें क्या था, इन तीनों का टारगेट करके उस जैसा ही नाम है, और देखो उसी के आसपास शुरू हुई है, वो 2002 में थी ना, ये 3 में, अंडरलाइन कर लो देवी रक्षक। इसमें देवी के रूप में रक्षा करेंगे पैसे, वो देवी रूपक थी, ये देवी रक्षक, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। 2 अक्टूबर 2003 को, तो गांधी जी का जन्मदिन था 2003 में, ये शुरू की गई। देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना भी कहा जाता है, वैसे देवी रूपक रक्षक ज्यादा फेमस है। आगे पढ़ना, इस योजना के अंतर्गत परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की, अंडरलाइन कर लो, आजीविका चलाने वाला व्यक्ति जो मेन अर्निंग हैंड था, दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूर्ण रूप से अपंग होने पर सेम 1 लाख, शरीर के 2 अंगों की हानि होने पर 50,000, 1 अंग की क्षति होने पर 25,000 की क्षतिपूर्ति राशि पीड़ित परिवार। यानी ये ऊपर वाले जैसा सा ही है ना, लेकिन उसका नाम था राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, और इसका नाम क्या है, देवी रक्षक योजना। सेम है दोनों का, देवी रक्षक और देवी रूपक 2 योजनाएं हैं। देवी रूपक क्या थी? 3 टारगेट थी, क्या क्या? जनसंख्या, लिंगानुपात, भेदभाव, वो चली थी 2002 में। तो पहले देवी रक्षक आएगी या रूपक आएगी? हाँ, उसके बाद आएगी रक्षक, पहले रूप आएगा फिर रक्षा, पहले रूप फिर रक्षा। रक्षक 2003 की है, ये वो है जिसमें शरीर या तो पूरा भाई आदमी मर गया हो या 2 पार्ट खराब हो, 1 पार्ट, 25, 50 और 1 लाख, उसमें अलग था, वो था भेदभाव और लिंगानुपात। नेक्स्ट पे आ जाओ, सुरक्षित भविष्य योजना, ये LIC वाला है, LIC। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह, अंडरलाइन करना, आंगनवाड़ी के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा, यानी जो आंगनवाड़ी में काम करती है ना महिलाएं वगैरह, उनके लिए 100 रुपए LIC में जमा किए जाते हैं। तो मैंने कहा 100 रुपए का भी क्या है, पर बेटा आंगनवाड़ी वर्कर कई लाख हैं, कई लाख गुणा 100 कर दो तो फर्क पड़ जाएगा ना। देखने में 100 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं कर दूं 10 लाख गुणा 100 तो फिर ये 1 महीने में बहुत बड़ी रकम है। ऐसे तो LIC में जमा, इसके अंतर्गत कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी के परिवार को 50,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगर किसी की एक्सीडेंटल अचानक से डेथ हो जाए, उसने 100 रुपए जमा किए, मान लो 2 महीने बाद ही डेथ हो गई, तो परिवार को कितने मिल गए? 50,000। नेक्स्ट पे आ जाओ, पंचायती राज, ग्रामीण और शहरी विकास की प्रमुख योजनाएं, 2-4 इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक काम करते हैं बेटा, इसको बाद में करेंगे, तुम्हारे में है ये? पुराने में है ही नहीं। चलो फिर बाकी कल करेंगे, सक्षम और ये सब कल पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा।